नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि बीपीएससी मेंस क्लियर करना है और बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जब आएगा उसमें अपना नाम होना है। तो नाम लाने के लिए आपको करना होगा मेहनत, और मेहनत करने के लिए करना होगा क्वेश्चन पर काम। और मैं इस तरह का क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि अगर बिहार उद्योग से संबंधित अगर कुछ भी पूछ दे तो आप आराम से उसका आंसर कर पाओ। क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या संभावना है। बिहार के बारे में कहा जाता है कि जहाँ एक ओर बाढ़ से पीड़ित बिहार है तो दूसरी ओर सूखा भी वही है। वही बात हुआ कि बिहार के एक क्षेत्र में जहाँ बाढ़ है, दूसरे क्षेत्र में सूखा है। जहाँ झारखंड विभाजित होने के पहले बिहार एक संसाधन के मामले में राजा था। बिहार से झारखंड अलग जब हुआ तो सारे संसाधन का खनिज संसाधन कहाँ गए? झारखंड में। हमारे पास क्या बचा? एक भरी पड़ी जमीन बची उपजाऊ भूमि की। एक एग्रीकल्चर सेक्टर का जो एरिया है वही एक बचा है उद्योग के रूप में। हम कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं, हम कृषि के उत्पादनों पर निर्भर हैं। अब हम कौन कौन से क्षेत्र में बिहार जो है अपने उद्योग को लेकर बढ़ावा दे सकता है, हम उसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसका एक क्वेश्चन हमने बनाया है, इसमें हमने 2 क्वेश्चंस को अटैच किया है। और समझिए कि इसको कैसे हम लोग पढ़ें कि बिहार से संबंधित अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो देखो, मैं बता रहा हूँ, एक तरफ हमारा किसान है, ये आप देख के समझो, ये भी देख के समझो। ये क्या है, ये क्या है? ये संभावनाएं और चुनौतियां हैं बिहार के लिए, बिहार के उद्योग के लिए। और क्या है? देखिए, बिहार की क्वेश्चन जो है, बिहार की संपूर्ण संभावनाओं के होते हुए भी, विकास की संपूर्ण संभावनाओं को होते हुए भी बिहार भारत का पिछड़ा राज्य माना जाता है। बिहार में उद्योगों के लिए संसाधन, सामान्यतः योजनाएं तथा विकास का परीक्षण कीजिए। अब क्या है कि ये समझिए कि ये क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन पर जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तरफ बोल रहा है कि तो संभावना है यहाँ, दूसरी ओर बोल रहा है कि पिछड़ा राज्य भी है। तो ये क्या हुआ? ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। आप तो बोल रहे हो संभावना भी है, दूसरी ओर पिछड़ा भी है। तो पिछड़ा है उसके कुछ कारण होंगे, ये बोल रहे संसाधन भी है। तो कौन सी योजनाएं और विकास किया जा रहा है उसी का हम लोग परीक्षण करेंगे। अगर पिछड़ा राज्य है तो उसके विकास के लिए क्या किया जा रहा है, क्या संभावना है, उसको समझेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सामान्य रूप से अगर किसी भी तरह का इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको पहले समझना होगा कि अगर किसी भी क्षेत्र की बात करें तो उसके बारे में पहले समझिए कि वहाँ पर ऐसी स्थिति है क्यों। अगर मैं बोल रहा हूँ संभावना है तो क्या संभावना है? तो जहाँ संभावना है वहाँ चुनौतियाँ भी है। अगर कुछ पिछड़ा रह गया है तो पिछड़े होने के वजह भी होंगे, और वजह क्या है और उस वजह को दूर करने के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं उसको समझना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं। मैंने दिखाया एक तरफ ड्रॉट, एक तरफ दिखाया हमने बाढ़। अब आप ये देख लो, एक कहते हो ना कि बिहार सबसे गरीब है, और एक मैडम थी, कहने को तो शिक्षक कहलाती हैं वो, और केबी की महान संस्थान उसकी शिक्षिका अगर इस तरह की बातें कहते कि बिहार को अगर भारत से अलग कर दिया जाए तो भारत विकसित हो जाएगा, ये उनकी छोटी सोच को दर्शाता है। बिहार नहीं होगा तो भारत का जो नाम है उस स्तर पे नहीं जुड़ पाएगा जिस स्तर से आज जोड़ा जाता है। आज इस सिकंदर की बेटी बिहार से नाता रखती थी, आज अगर विश्व में नाम है तो भारत और बिहार, जिस तरह से भारत बिहार के बिना अधूरा है उसी तरह भारत के बिना बिहार भी अधूरा रहेगा। दोनों को एक जोड़ से देखेंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको अलग करके आप नहीं देख सकते। तो वही मैं बात बोल रहा हूं कि एक तरफ बाढ़ है, और बाढ़, एक बात बता दो, बस एक कहानी छोटा सा समझो, फिर आपको सारी कहानी समझ में आएगा कि एक नॉर्थ बिहार जो है, पूरे बिहार भारत का जो बाढ़ आता है उसका लगभग 16.5% बिहार वाला एरिया कवर करता है पूरे भारत का। तो ये समझो कि लगभग 94,000 वर्ग किलोमीटर तो हमारा क्षेत्रफल है, उसमें से लगभग 68,000 वर्ग किलोमीटर क्या है? बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। तो आप समझो ऐसे राज्यों में क्या बिहार अपने मन से लेके आ रहा है ये बाढ़? इसमें 2 चीज़ें हैं। ये प्राकृतिक रूप से एक डिजास्टर है, जिसको डिजास्टर को कम किया जा सकता है, उसको कम करने का प्रयास करके लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। उसी के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, और जिसके लिए बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है। सरकार इसका धीरे धीरे पूंजी लगाकर इस तरह की जो डिजास्टर आ रहा है उसको कम करने का प्रयास कर रहा है। तो समझो अगर कोई घर बनाता है, कोई खेती करता है, अचानक से बाढ़ आए तो क्या होगा? एक तरफ तो भूमि उपजाऊ होता है, लेकिन जो फसल है, जो उसके पशुपालन की व्यवस्था है, सब बह जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाते हैं।
इन सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे में क्या होगा, क्या इनका क्रय शक्ति बढ़ेगा? क्रय शक्ति घट जाएगा, जो पूंजी लगाया वो सब बर्बाद। फिर उसकी निर्भरता किस पे बढ़ जाती है? सरकार पर। आप साउथ बिहार आएंगे तो पता लगेगा कि यहाँ पर सूखा है। अब सरकार के पास एक ही ऑप्शन है ना, कि सरकार के पास अगर पूंजी है तो नॉर्थ का जो पानी है जो बाढ़ के रूप में आता है, उसको हम नदी जोड़ परियोजना के माध्यम से हम साउथ में लेके आएंगे, और उस पर कार्य चल रहा है। तो एक चीज़ पहले समझ लो, एक कारण है बाढ़, एक कारण है सूखा। आगे चलो, क्वेश्चन को आपने देख लिया, तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से बात होता है। प्राचीन काल से मगध, अंग, लिच्छवी, ये तीनों आपने पढ़ा होगा, 16 महाजनपद। लिच्छवी गणराज्यों की भूमि बिहार की विकास की संभावनाएं होते हुए भी पिछड़ा राज और बीमारू राज के रूप में इसको नामित किया जाता है। आप हमको बस इतना समझा दीजिए कि अगर बिहार को आप पिछड़ा राज मान रहे हैं, ऐसा राज्य जहां पर 16 महाजनपदों में सबसे अमीर महाजनपदों में से एक था, यहाँ का राजा समग्र पूरी तरह से पूरे भारत और आप अफगानिस्तान, आप देखेंगे पाकिस्तान, ये वाला सारा एरिया पर मगध का राज था। तो ऐसे में अचानक से ऐसी क्या स्थिति आई कि विकसित बिहार अचानक से पिछड़ा राज के रूप में उसका नाम देने जाया गया, बीमारू राज कहा जाने लगा। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे और इसका क्या कारण है उसके तह में जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को पहले क्या है, पिछड़ेपन का कारण क्या है बताएंगे, तभी तो हम संभावना दिखाएंगे कि पिछड़ापन है इसका कारण ही है। उसके बाद हम संभावना को दिखाएंगे। एक तो पिछड़ापन हुआ, अगर इस तरह से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास क्या है, एक तो पिछड़ापन है, पिछड़ापन, और पिछड़ापन का कारण क्या है, कारण एक गरीबी है, देखिए बाढ़ है, सूखा है, उद्योगों की कमी है, निवेश की कमी है, कानून व्यवस्था, जाति व्यवस्था। देखिए, इसको आपको लगता होगा जाति व्यवस्था के उद्योग से क्या लेना देना है, बहुत लेना देना है। समाज का एक वर्ग जो गांव में रहता है, जब वो रोजगार के लिए जाता है, तो कहीं कहीं आप जो पिछड़ा दम क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर इसको बंधुआ मजदूर की जैसा इनको प्रयोग किया जाता है। तो हर इंसान चाहता है कि उसकी इज्जत बना रहे, 2 पैसे कम कमाएंगे लेकिन अपनी इज्जत बना रहे। हर कोई चाहता है कि अपने क्षेत्र में, अपने घर के पास रोजगार करें। जब उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो यहाँ जो उच्च जाति और निम्न जाति का भेद आता है, तब वहाँ पर क्या होता है कि लोग वहाँ से प्रवसन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि शहरों में आ जाएंगे। अगर दिल्ली, मुंबई, गुजरात चले जाते हैं तो वहाँ पर उनके जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता, बल्कि उनके कार्यों के आधार पर भेदभाव हो सकता है कि कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इस आधार पर उनको काम मिलता है। तो स्किल्ड बेस्ड होता है शहरों में, जबकि गांव में जब जाति व्यवस्था होता है तो इज्जत से बड़ा, जब इज्जत की बात आ जाती है तो वहाँ पर लोग टिकना पसंद नहीं करते। तो जाति व्यवस्था भी एक बड़ा कारण है, एक पलायन का भी। अब क्या है पिछड़ेपन का कारण, ड्रेन ऑफ ब्रेन। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब इतनी सारी चीज़ों को आपने देख लिया, पिछड़ापन का कारण ऐसा है, तो इसी को अगर डिटेल में आप देखेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, हमने बोला प्राचीन काल से मगध, अंग, लिच्छवी गणराज्यों की भूमि बिहार को विकास की संभावनाओं के होते हुए भी पिछड़ा राज, बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है। पिछड़ा राज कहने का तात्पर्य क्या है? अब देखो, कोई भी राज्य अगर पिछड़ा है, या कोई भी अगर किसी व्यक्ति को भी अगर पिछड़ा बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब के लिए भी उसके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो अपना देखभाल कर सके, और उसकी निर्भरता क्या है इसके लिए, सरकार पर है। अब उसी को देखते हुए अब आप देखिएगा, गरीबी जहां मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति नागरिक द्वारा नहीं किया जा सकता है, तब वो गरीब हो जाता है। और जब गरीब होगा तो उसकी क्या होगी,
जिसके पास अपना आवास नहीं है, रोजगार नहीं है, कौशल नहीं है। इसके अलावा क्या है, गरीबी का एक कारण क्या है, खनिज की कमी। 2000 के बाद जब झारखंड में क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो हमारे पास खनिज नहीं रहा और हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उद्योग किस पर निर्भर हो गया, कृषि पर निर्भर हो गया। कृषि पर निर्भर हुआ तो हमें क्या चाहिए, कृषि आधारित उद्योगों की जरूरत पड़ती है। तो उद्योगों की कमी, ज़्यादातर उद्योगों की कमी है। फिर ज़्यादातर जनसंख्या क्या है, कृषि पर निर्भर है। और कृषि पर निर्भरता क्या है, एक कारण, अब एक चीज देखो, मैं यहां जोड़ते जाओ, ये क्या है, कृषि पर निर्भरता क्या है, कृषि पर निर्भरता क्या है, ज्यादा है। लगभग अभी भी 70% से ज्यादा जनसंख्या क्या है, कृषि पर निर्भर है। आपको पता होगा। और जो ग्रामीण जनसंख्या है 2011 सेंसस से देखेंगे, 2011 के हिसाब से देखेंगे सेंसस, तो इसमें लगभग 88% अभी भी कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। और गांव में रहते हैं तो गांव हमारा क्या है, कृषि आधारित है बिहार का। अब बिहार में कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है, तो इसका एक नुकसान ये है कि यहाँ से एक निर्माण होता है प्रचंड बेरोजगारी का। प्रचंड बेरोजगारी वो होता है कि प्रचंड बेरोजगारी वो आता है कि किसी काम में, जिस काम को एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, उसी काम को मिलकर 4 व्यक्ति करते हैं, फिर भी उसकी उत्पादकता में कोई बदलाव नहीं हो सकता। जितना उत्पादन एक व्यक्ति के लगने से होता है उतना ही 4 के लगने से होता है। तो उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता, ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता। इसी में क्या होता है, इसमें 3 लोग कौन किसके शिकार हैं, प्रचंड बेरोजगारी के शिकार हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज देखिए, हमने बोला एक उद्योगों की कमी है। अब एक बात, खनिज हमारे पास नहीं है, कम है। अब कुछ क्षेत्र में मिला है जो साउथ बिहार में हम बात करेंगे उसका। उद्योगों की कमी है। अब हम उद्योग के लिए निवेश की जरूरत होता है, तो बहुत सारे जो शहरों के जो क्षेत्र हैं, जो आप देखेंगे कि गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे में जो बहुत सारे जो पूंजीपति हैं, अगर उद्योग लगाना चाहते हैं तो इस डर से भी नहीं लगाते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और यहाँ पर बाहुबली जैसा शासन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर कानून व्यवस्था सही नहीं है, वहाँ पर लोकल लोगों का गुंडागर्दी ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर वो अपना उद्योग लगाएंगे तो हो सकता है उनकी जान पर कोई ऐसा ना हो कि उनकी जान खतरे में पड़ जाए। तो इस तरह की चीज़ों से हर कोई उद्योग पूंजीपति या जो उद्योग चलाना चाहता है, उद्यमी, कभी पूंजी लगाना नहीं चाहेगा जहाँ पर उसके पूंजी का रिस्क हो, उसके उद्योग में रिस्क हो। ठीक है, तो उद्योग की कमी, ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जो प्रचंड बेरोजगारी का शिकार मिलते हैं। उद्योग की कमी होने के कारण क्या होता है, पलायन क्या होता है, बढ़ जाता है। पलायन क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको अगर ये याद है, अगर ये आपको ध्यान में है, तो एक तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर उद्योग की कमी के कारण क्या है, यहाँ से पलायन क्या होता है, बढ़ जाएगा, पलायन बढ़ेगा। तो हम जो यहाँ पर एक ब्रेन ऑफ ड्रेन का क्या मतलब है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिसके पास पूंजी है, जो उद्योग लगा भी सकते हैं, वो भी क्या करें, बिहार में नहीं रुकते हैं। कहते हैं सुविधाओं की कमी है, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को यहाँ रखेंगे तो उनका विकास सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए उनका ज्ञान का यूज कौन करता है, शहरी क्षेत्र, दिल्ली गए, बॉम्बे गए, गुजरात गए, हैदराबाद गए, बेंगलोर गए, इन सारे क्षेत्रों में उनके दिमाग का प्रयोग किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, ब्रेन ऑफ ड्रेन हो रहा है। जिस दिमाग को बिहार में रहना चाहिए था, बिहार का विकास में योगदान करना चाहिए था, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण क्या हो रहा है, ब्रेन ऑफ ड्रेन हो रहा है। दो की कमी के कारण क्या हो रहा है, श्रमिक पलायन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे शब्दों में कहें तो बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, एक आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास एवं समरूपता और शैक्षणिक स्थिति। अब कहने का मतलब क्या है, आर्थिक में जाएंगे तो आर्थिक को अगर एक रूप में लिया जाए, आर्थिक समृद्धि को, तो क्या है, क्रय शक्ति कम है, निवेश यहाँ कम है, उद्योग यहाँ कम है, और क्या है, आर्थिक समृद्धि। अरे पिछड़ेपन का कारण क्या है, यही तो है। अब क्या है, यहां पर सामाजिक में आएंगे तो जाति व्यवस्था सबसे पहले बात। दूसरा चीज रूढ़िवादी सोच,
अब रूढ़िवादी सोच है, एक गरीब है, अब वो रोजगार करने जा रहा है, अगर उसकी महिला रोजगार करना चाह रही है तो नहीं कर पाते, क्योंकि वो ना सिर्फ वो श्रमिक, आज फिर भी आज तो बिहार में जिस तरह से बदलाव आ रहा है, एक श्रमिक पुरुष अपनी महिलाओं को भी रोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मनरेगा जैसी योजनाएं, जीविका जैसी योजनाएं बिहार के लिए एक आशीर्वाद बनकर आया है। तो इसमें क्या हो रहा है, महिलाएं शामिल तो हो ही रही है। दूसरी सोच, रूढ़िवादी सोच, अब क्या है कि कुछ मीडियम क्लास फैमिली के जो परिवार होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी महिलाएं घर में रहे, खाना बनाए और कमाने का काम मेरा होगा। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर भारत में महिलाओं की भागीदारी अगर बढ़ जाए, पूरे भारत में अगर महिला पुरुष में समानता आ जाए, तो जीडीपी में 10% की वृद्धि ऐसे बढ़ेगा, ऐसे अचानक से। लेकिन क्या होगा, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अभी भी हमारा समाज क्या है, अभी तो लगभग 32% तो हमारा शहरी समाज है, बाकी तो हमारा अभी ग्रामीणी समाज है। और जब ग्रामीण है तो वहाँ पर भी ऑर्थोडॉक्स सोच है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि अभी भी जो रोजगार के मामले में महिलाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस तरह से जीविका वगैरह आ गया है, तो स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और एक तरह से और देखिए, बिहार में एक सतत विकास योजना है, सतत जीविकोपार्जन योजना है। इसके माध्यम से अत्यंत गरीब जो हैं उनको भी पूंजी देकर उनको स्टेबल किया जा रहा है। मनरेगा है ही, महिला जो रोजगार करना चाहती हैं, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लाया गया। ये सारे के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये आर्थिक समृद्धि, ये सब तो उद्योग की कमी है, ठीक है, पूंजी की कमी, निवेश मतलब पूंजी की कमी, रूढ़िवादी सोच, विकास अभी नहीं है, समरूपता की कमी है। शैक्षणिक में देखेंगे कि कितना है, अभी 61.8% तो हमारा है ही। इसमें भी महिला का देखेंगे तो 51.5% ही है, क्या है, फीमेल का। मेल का तो वही 71 के आसपास है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि महिलाओं की स्थिति कितना खराब है। तो अभी भी संभावनाएं शैक्षणिक में बनी हुई है। अभी भी हम क्या देखेंगे कि ड्रॉप आउट रेट अभी बिहार में, अभी बिहार सरकार शिक्षा पर तो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। अभी भी देखेंगे बजट 25-26 में जो स्कीम पर अगर खर्चा किया जा रहा है, विभागों पर खर्चा किया जा रहा है, तो शिक्षा विभाग पर ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। उसमें शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि लाखों की संख्या में शिक्षकों की भर्ती हुई है। तो इसका परिणाम अभी तो नहीं दिखेगा, आने वाले 7-8 सालों में इसका परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो कहीं ना कहीं हर बैकग्राउंड से गए हैं, मेहनत करके गए हैं। तो ऐसे में उनके द्वारा दिया गया योगदान आने वाले समय में बच्चों के विकास के रूप में सामने आएगा। तो कहते हैं कि अभी बीज लगाया गया है, पौधे बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब उस पौधे बनने का वक्त का इंतजार करिए, फिर बिहार एक पिछड़ा राज्य के रूप में नहीं, एक विकसित राज्य के रूप में सामने आएगा। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो पिछड़ा होता है वहाँ संभावनाएं भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका दोहन अभी करना बाकी होता है। हम सतत रूप से अगर बिहार का दोहन करेंगे संभावनाओं का, तो बहुत सारे चीज़ों में हम विकास कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक तरफ हमने क्या बोला, बिहार के पास क्या है, एक उपजाऊ भूमि है, सबसे पहली बात जो कृषि के लिए अनुकूल है। हमने क्या बोला, कि बिहार के पास कृषि भूमि है, और कृषि भूमि है, उपजाऊ भूमि है, कृषि के लिए अनुकूल है, ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लेकिन वहाँ पर क्या है, जोतों का आकार छोटा है। अगर आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ का जोतों का आकार ज़्यादा बड़ा है। अंतर क्या होता है, जोतों का छोटा और बड़ा होने से अंतर क्या होता है, जोत अगर छोटा है तो उसमें अगर फसल उत्पादन करना है तो उसमें इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लगता है। इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लगने से क्या होगा, उसकी उत्पादन महंगा हो जाएगा। जब उत्पादन महंगा होगा तो उसको कोई जब बेचने जाएगा तो उसके पास बचत नहीं होता। और बिहार में जो कृषि होता है वो जीविकोपार्जन वाली कृषि होती है, जो उत्पादन में बहुत कम ही है, ऐसा बहुत कम मात्रा में उसका फसल बचता है जो बाजार में वो बेच सके, बाकी वो उत्पादन खुद के लिए करता है। और दूसरी ओर देखेंगे कि कृषि के लिए बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं अभी भी। तो इसमें क्या है कि अगर गलती से बाढ़ वाला क्षेत्र में अगर उन्होंने पूंजी लगाया है तो बाढ़ आया तो क्या हुआ, उनकी पूंजी पूरी नष्ट हो जाती है। और फिर उनका क्या होता है, क्रय शक्ति ऑटोमेटिक
गिर जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि मांग और कहते हैं मांग और पूर्ति में क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। अगर मांग कम होगा तो पूर्ति नहीं हो पाएगा। कहने का क्या मतलब है, सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड कब होता है, जब आपके पास क्रय शक्ति परचेजिंग पावर ज़्यादा है। जब परचेजिंग पावर ज़्यादा कम होगा तो आप सप्लाई क्यों करेगा, जब वो मांग ही नहीं है तो पूर्ति क्यों करेगा। और जब पूर्ति नहीं, सामान का मांग नहीं हो तो उसका उत्पादन कोई करेगा नहीं, और उत्पादन नहीं करेगा तो क्या नुकसान होगा। उत्पादन नहीं करेगा तो बहुत सारे जो उसके क्या रोजगार कर रहे थे उसको हटाएगा कि हमारे पास वस्तु की डिमांड ही नहीं है तो हम आपको क्यों रखेंगे। जब वहाँ से लोगों को हटाएगा तो लोग और गरीब होंगे। तो वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये है कि एक तो कृषि अनुकूल है, लेकिन भूमि सुधार के कारण क्या हो रहा है, जो तो छोटा है, जो छोटा से पूंजी ज़्यादा हो जा रहा है, लग जा रहा है, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो वो जब मार्केट में बेचने जाते हैं उनका बचत कम होता है, तो क्रय शक्ति इससे भी कमजोर होता है। बाढ़ आने से उनके बचे हुए फसल नष्ट होते हैं, इससे भी क्रय शक्ति कमजोर होता है। तो दूसरा उपाय क्या है, चलो इसके लिए सरकार जो भी कर सकता है डिजास्टर के लिए वो काम करेगा। दूसरी ओर क्या है, अगर कृषि का उत्पादन हो भी रहा है तो एक किसान को उस वस्तु को ले जाकर बेचने में ही इतना टाइम लग जाता है। एक टमाटर अगर बेचना चाहता है किसान तो शहर तक आते आते बहुत सारा टमाटर उसका बर्बाद हो जाता है। अब बर्बाद हो जाता है तो आप सोचो, एक कॉमन सी सेंस लगाओ कि उसका वैल्यू घटेगा या नहीं घटेगा। क्वालिटी अगर डाउन होगा तो उसकी वैल्यू भी घटेगी। अगर इसके जगह पर वो किसान उसी गांव में रहे, वहीं पर हम प्रसंस्करण उद्योग लगा दें, प्रोसेसिंग यूनिट लगा दें, तो उसका क्या होगा, उसका समय भी बचेगा ताकि वो समय को दूसरी जगह भी यूटिलाइज कर पाएगा। इससे क्या होगा, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और उसकी वस्तु वहीं पर बिकेगी, सही रेट पर बिक जाएगा, वहां पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यहां से प्रसंस्करण उद्योग जो है, हम क्या बोल रहे हैं, कृषिग्रस्त प्रसंस्करण उद्योगों की अभी भी बहुत कमी है, लॉजिस्टिक की कमी है। आप देखेंगे अगर कोई किसान चाहता है कि आज हम नहीं बेचना चाहते तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो लॉजिस्टिक में अपना माल को रख दे और आने वाले कुछ दिनों में वो बेचने जाए, अभी उसकी भी कमी है। इन सारी चीज़ों पे अभी सरकार काम कर रही है। और कुछ आढ़तिये क्या करते हैं, फिर अगर किसान मजबूर होते हैं तो आढ़तिये उसके औने पौने दामों पर खरीद लेते हैं, जिससे उनका जो पूंजी जितना लगा है उतना भी निकाल पाना मुश्किल होता है। ठीक है, आगे चलिए। मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन की चीज़ें तो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, लेकिन कहानी इसलिए बता रहा हूँ जब आप एग्जाम माहौल में रहें तो मेरी बातें भी अगर याद में आ गया, कहानी भी याद आ गया, तो आप आराम से इसको लिख पाओगे। अब बिहार में 38 जिले देखेंगे, 22 जिले तो लगभग, अब तो 22 से 26 जिले आप बोलिए, 22 से लेकर 26 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ के चपेट में रहते हैं, और 8 जिले तो ऐसे हैं सूखाग्रस्त होते हैं। तो एक तरफ हमने शुरू में बताया कि एक तरफ बाढ़, पानी ही पानी, एक तरफ सूखा ही सूखा। अब दिल्ली में आएंगे तो एक जगह लिखा रहेगा कमरे ही कमरे, शादियाँ ही शादियाँ। अब यहाँ है बाढ़ ही बाढ़, सूखा ही सूखा बिहार में, गरीबी ही गरीबी। तो इस तरह की चीज़ें बिहार में देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को क्या उपाय है, तो इसके क्या उपाय हो सकता है, तो नदी जोड़ो परियोजना करेंगे, आगे का उपाय है। जहाँ एक और जल के अधिक होने से फसल बर्बाद हो जा रहे हैं, तो दूसरी ओर सूखा के कारण फसल क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। दोनों ही स्थितियों में क्या हो रहा है, फसल बर्बाद हो रहा है। और दोनों ही स्थितियों में फसल अगर बर्बाद हो रहा है तो किसका भुक्तभोगी कौन है, किसान है भुक्तभोगी। ठीक है, वही उसी का कमजोर होगा स्थिति। दूसरी ओर और एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, अगर ऐसा लग रहा है कि बाढ़ और सूखा का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है किसानों पर पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसान जो बिहार में लगभग 70% जनसंख्या है, अगर इनकी क्रय शक्ति कमज़ोर होगी तो ऑटोमेटिक है न MSME की वस्तुओं का डिमांड हो पाएगा, न वहाँ के विभिन्न वस्तुओं का डिमांड अगर घटेगा। जो आदमी दाल चावल अंडा रोटी और दूध पी रहा है, अगर उसके पूंजी में कमी आएगी, क्रय शक्ति में कमी आएगी, तो दूध अंडा तो सबसे पहले छोड़ देगा, बस चाहेगा पेट किसी तरह भर जाए, भले ही दाल चावल खा के, दाल रोटी चावल पान कहते ना, माड़ भात खा के, बिहार का एक लैंग्वेज है, माड़ भात नमक खा के पेट भरता है। तो गरीब होगा तो वही स्थिति दिखेगा आपको। आप देखेंगे अभी भी ज़्यादातर किसान क्या करेंगे कि जब दोपहर का, जब मई जून का महीना होगा, तो किसान अब खेतों में जब रहते हैं तो वहाँ पर रोटी और अचार लेकर खाते हैं। उनकी स्थिति को, पीड़ा को समझिए।
तो इन्हीं के आय को दुगना करने के लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन आप समझो कि अगर जहाँ बाढ़ और सूखा से अगर बर्बाद हो रहा है तो सरकार अगर इस पर सही से काम करेगी, नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से उधर की पानी को एक्स्ट्रा को इधर लेके आया, तो उनका भी फसल बर्बाद होने से बचेगा, साउथ बिहार के किसान को भी फसल होने से बर्बाद होने से बचेगा। अब दोनों ही चीज़ों में क्या होगा, सरकार पर क्या होगी, इसकी निर्भरता बढ़ जाएगी किसानों की, तो आर्थिक बोझ बढ़ेगा सरकार पर। तो आर्थिक बोझ बढ़ेगा तो सरकार जो कार्य जो पूंजीगत वस्तुओं में इन्वेस्ट कर सकता था, अब क्या करेगा, इनके लिए काम करना शुरू करेगा। अगर कभी आप सुनते होंगे किसान ऋण माफी हो रहा है, जो लोन लेके वो खेती कर रहा है तो सूखा पड़ गया तो किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद उनको लोन माफ कर दिया जाता है, या यूँ कहें कि ब्याज माफ कर दिया जाता है। किसी तरह सरकार द्वारा सुविधाएं दी जाती है, चाहे ब्याज सरकार भरती है या पूरा जितना लोन लिया सारा पैसा सरकार भरती है। तो जो पूंजीगत वस्तुओं में इन्वेस्ट कर सकती थी सरकार, अब वो कहाँ कर रही है, इस तरह की चीज़ों में, और जो एक उत्पादक के रूप में कुछ नहीं देता। दूसरी ओर देखेंगे, जनता क्रय शक्ति में कमी आती है, गरीबी बढ़ जाती है। गरीबी बढ़ेगी तो सरकार पर निर्भरता ऑटोमेटिक बढ़ेगी। हाल के दिनों में विकास की गति के कारण गरीबी थोड़ी घटी है। अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है, उसमें अभी यूपी और बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा गरीबी घटाने में सहयोग किया है। ठीक है, तो अभी गरीबी घटी है, लेकिन गरीबी का घटना और गरीबी का खत्म होना दोनों में बहुत अंतर है। तो हम जरूरी है कि हम कोशिश करें कि हम इसको इतना सशक्त कर दें कि सरकार पर निर्भर ना होके वो अपने स्वरोजगार के माध्यम से या कहीं काम करके अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, और सरकार पूंजीगत चीज़ों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीज़ों में निवेश करे, उद्योग के लिए एक इन्वायरमेंट बनाए, इंडस्ट्री कॉरिडोर बनाए, इन सारी चीज़ों में वो इन्वेस्ट कर सकता है। बिहार के विकास में सबसे बड़ा दानव रूपी क्या है, दानव रूपी सामाजिक कारण क्या है, ये जाति व्यवस्था, जैसा कि मैंने बताया है, जिसने समाज के विकास की गति को बहुत धीमा कर दिया। हमने बताया था कि इज्जत से बड़ा पैसे नहीं होते एक गांव में, एक किसी भी व्यक्ति का। अगर आप शहर में जाएं या गांव में जाएं, अगर आप एक गरीब से भी अगर आप सब्जी खरीदते हैं वहाँ पर, या एक किसान से कुछ भी खरीदते हैं, अगर वो 5 रुपया का चीज़ आपको भी बेचा, अगर उसे फेंक के देंगे वो नहीं लेगा, वो बोलेगा अपना 5 रुपया ले जाइए, सब्जी लेना है 5 रुपये का लेके जाओ। साहब इज्जत बड़ा है, ये 5 रुपया मत फेंकिए ऐसे, ये होता है इज्जत। स्वाभिमानी गरीब हैं तो स्वाभिमान के साथ जीते हैं, फिर भी तो उनके स्वाभिमान के साथ मत खेलिए। जब स्वाभिमान के साथ खेलेंगे तो उस क्षेत्र से वो प्यार नहीं करेंगे, वहाँ से दूर भागेंगे, और वही प्रवसन और पलायन का एक कारण यह भी है। एक तरफ उद्योग की कमी तो है ही, रोजगार की कमी तो है ही, दूसरी ओर अगर स्वरोजगार कर रहे हैं उनके साथ इस तरह से भेदभाव होगा तो वहाँ रुकना पसंद नहीं करेंगे और उनका क्या होगा, पलायन। ठीक है, दूसरा यह सच है कि पिछले 3 विधानसभाओं, अब देखिए अब क्या है कि पिछले कई सालों, जब से कहते हैं नीतीश सरकार बनी है, आए गवर्नमेंट, तब से कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है पीछे चली गई और विकास के नाम पर वोट किया गया, और विकास के नाम पर वोट किया गया तो इसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। लेकिन यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि जाति व्यवस्था बिहार से खत्म हो गया है। जाति व्यवस्था अभी भी है, यूँ कहीं के चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। विकास एक मूलभूत मुद्दा होता है, लेकिन विकास मूलभूत मुद्दा होने के बावजूद जो रूट में है अभी जाति व्यवस्था अपना पकड़ बनाए हुए है। इस पकड़ को कमज़ोर करने का एक ही मात्र कारण है, एक ही चीज़ किया जा सकता है कि अपनी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त किया जाए, शिक्षा व्यवस्था को, ताकि पढ़ लिख कर लोग समझे कि जाति से बड़ा क्या है, शिक्षा है, नैतिक मूल्य है। ठीक है, अभी देखिए जाति व्यवस्था की भूमिका कम हुई है, विकास की ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर अभी भी ग्रामीण क्षेत्र कितना है, हमने पीछे बताया था कि लगभग 88% है जो जाति व्यवस्था समाज को, बिहार के विकास को आघात कर रहा है। वही बात है घूम फिर के आ रहा है। बिहार में शिक्षित लोगों का प्रतिशत देश में सबसे कम, अभी बताया था 61.8%, महिलाओं का 51%। आप बता दो इससे क्या, एक तो ऐसा शिक्षा का हाल है, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारे पास मानव संसाधन है। अरे मानव संसाधन कब हैं, जब वो पढ़े लिखे रहेंगे, कौशल है उनके पास, तब। मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलने के लिए उसको कुशल करना पड़ेगा किसी क्षेत्र में। मैं एक संसाधन हूं लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है
और वहाँ पर आपको रोजगार देने के लिए एक स्कूल है, वो कहता है कि आपके अंदर में अगर कंप्यूटर चलाने का कुशलता है तो हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन आपके पास नहीं है, और नहीं है तो वो किस आधार पर आपको रोजगार देगा? तो मानव संसाधन मानव पूंजी में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक कि आप उसको कुशल नहीं करते हो। तो सरकार द्वारा इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री कुशल स्किल योजना, कहते हैं प्रधानमंत्री स्किल योजना वाला स्कीम जो चल रहा है, तो स्किल्ड कितने हुए? अब भाई योजना तो सही है, इसके क्रियान्वयन में गलती हो सकता है, उसी का भुक्तभोगी है कि बहुत अच्छा रिजल्ट अभी इसका नहीं मिल पाया है। कि क्रियान्वयन में कमी किसके कारण होती है? इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारियों के कारण, इम्प्लीमेंट करने वाले जो वहाँ से जुड़े लोग हैं संस्थानों द्वारा। अगर उसका ऑडिटिंग हो कि आप किस तरह से आप किए हो, क्या इतने लोगों को आपने स्किल किया है फिर भी इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, अगर रोजगार मिल रहा है तो 8,000 और 10,000 का नौकरी के लिए वो अगर हैदराबाद जाएगा तो आप बताओ कि वो रेंट में कितना पैसा देगा, खाने पर कितना खर्चा करेगा, घर पर कितना भेजेगा? तो क्या वह व्यक्ति हैदराबाद जाएगा? वो तो कहेगा इससे बढ़िया अच्छा है कि हम मनरेगा वाला काम कर लें, 100 दिन रोजगार मिलेगा, कम से कम लगभग 300 रुपया 250 रुपया मिलेगा मुझे, 220 रुपया, तो 220 रुपया वो मिलेगा, प्लस यहाँ पर कोई दिहाड़ी मजदूरी कर लेंगे, वो तो उसको ज़्यादा पसंद कर लेगा। तो भाई एक स्किल्ड लेबर बनाने के लिए आपको जो योजनाएं ला रहे हैं उस पर क्या करना होगा? मॉनिटरिंग करना होगा, ताकि सही से इम्प्लीमेंट हो और एक स्किल्ड लेबर हमारे पास बन पाए। तो ये अभी हमारे पास बिहार में क्या है? कमी है, एक तो शिक्षा के कारण, और दूसरी ओर अगर कुछ योजनाएं चल भी रहा है तो उसको सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। उपरोक्त कमियों के बावजूद बिहार में उद्योग की संभावना बनी हुई है। क्या है संभावना? लगातार विकास के माध्यम से मानवीय संसाधन को मानव पूंजी में बदलने का कार्य किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कार्य, वो देखिए। पहले उद्योग की संभावना कहाँ है? कृषि आधारित उद्योग, हमने अभी बोला क्या कि अगर कृषि आधारित उद्योग आप करते हो तो प्रसंस्करण उद्योग लगाओ। अगर किसी क्षेत्र में आप जाओ पूर्णिया कटिहार में तो जूट का वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। बेगूसराय जाइए वहाँ पर मक्का का है। आप दरभंगा और पूरा मिथिलांचल में जाइए तो वहाँ पर मखाना की सबसे ज़्यादा खेती होती है। ये मैंने मखाना की बात किया। अभी आपने मखाना बोर्ड स्थापित करने की बात किया गया है 25-26 के बजट में। कृषि रोड मैप 3 आ चुका है। तब कृषि रोड मैप अब इतना आ चुका है। कृषि रोड मैप किस लिए? हम बोल रहे हैं कि हम जैविक कृषि करवाएंगे। जैविक कृषि करवाएंगे कब? आपने जो जो एरिया को आपने चूज किया है 13 जिलों को, अब वहाँ पर उसका कैसा प्रोडक्टिविटी है, क्या उसमें बदलाव आया है, उस पर नज़र रखना पड़ेगा। और इस तरह के उद्योगों को अगर जैविक रोड मैप आप जैविक जिला बना रहे हैं 13 जिलों को, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि वहाँ पर हम कुछ इंडस्ट्री लगवा दें उसी तरह का, और उसके लिए क्या करिए, थोड़ा छूट देना होगा। उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास संभावना कहाँ का? कृषि आधारित उद्योग 7 निश्चय योजना है, इसमें कई तरह की चीज़ें दी गई है, सुविधाएँ दी गई है। इथेनॉल आपने देखा होगा कि प्लांट लगाया गया है। कृषि रोड मैप, मखाना उद्योग, जूट उद्योग, लीची उद्योग, पर्यटन उद्योग। अब पर्यटन के बारे में तो इतना सारी संभावना बिहार में है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह, महावीर, बुद्ध, मगध, राजगीर, गया, वैशाली, नालंदा, सीतामढ़ी, आप बनाइए ना, एक ऐसा व्यवस्था सुदृढ़ करिए पर्यटन का। आप पूरा उत्तराखंड को देखिए, पूरा पर्यटन पर टिका हुआ है। अगर पर्यटन व्यवस्था वहाँ डमाडोल हो जाए तो पूरा अर्थव्यवस्था उसका चौपट हो जाएगा। आप श्रीलंका को देखिए, अगर वहाँ पर अगर पर्यटन ना हो तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो पर्यटन में इतनी बड़ी संभावना है कि आप स्थानीय लोगों का इतना क्रय शक्ति बढ़ाया जा सकता है जिससे सरकार पर उनकी निर्भरता भी कम होगी। सरकार को क्या करना है? पूंजीगत इन्वेस्टमेंट, एक सुचारू रूप से कानून व्यवस्था जो हर किसी के मुद्दे को सुने, वहाँ पर कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे बाहर से आने वाले लोग डरे, सोचे कि अगर बिहार में जाएंगे तो चीज़ें तो अच्छी है लेकिन वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक उद्योग हस्तकरघा। अब भागलपुर में जाइए तो आपको सिल्क साड़ी मिल रहा है, मधुबनी पेंटिंग का साड़ियाँ मिल रहा है। आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण, ये जो मैं दिखा रहा हूँ देखिए, ये जो निर्मला सीतारमण ने जो साड़ी पहनी हुई है, पद्मश्री जो एक पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग की, उन्होंने इनको एक गिफ्ट किया था, वही पहनी है। अगर इन साड़ियों का अगर बाजारीकरण किया जाए, इसको अगर सही ढंग से प्रचार किया जाए तो कितना अच्छा
इसमें पूंजी भी ज़्यादा लगता है, हाथों से किया जाता है। इसका दो रूप है, एक पूरी तरह से हाथों से किया जाता है, दूसरा है मशीन से बनाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह एक बाजार को रफ्तार दे सकता है अगर सरकार इसका सही ढंग से अन्य राज्यों में इसका प्रचार करे। ठीक है, तो अब इसकी बात कर रहे हैं चीनी उद्योग। अभी देखेंगे चीनी उद्योग इतने सारे हैं बिहार में, कई सारे तो बंद पड़े हैं। उर्वरक उद्योग बरौनी में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, सीमेंट उद्योग रोहतास और कैमूर में जाएंगे। तो इन सारे उद्योगों का क्या है, ये सारे के सारे आप जो ये सब दिख रहा है ना, इस सब में बहुत ज़्यादा रोजगार है। आप कृषि आधारित की बात कर लो, एथनॉल उद्योग, इसमें भी अगर कृषि रोड मैप वाली जो बात कर रहे हैं, इसमें रोजगार की बहुत संभावना है। एक तरफ आप जैविक कृषि को प्रोत्साहित कर रहे हो, किसानों को कुशल करोगे, किस तरह से कृषि करिए, ऐसे क्या होगा, उनके जो हम आय दुगना करने की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है, उसमें सहयोग करेगा। मखाना उद्योग, अब 80% मखाना यहीं से होता है। इसके अगर प्रसंस्करण उद्योग अच्छे से लगाया जाए तो आप देखते होंगे बीकाजी और हल्दीराम मखानों को भूज भूज के क्या कर रहा है, महंगे रेट पे बिक रहा है। ले जैसे जो आलू का चिप्स को इतना महंगा करके बेचा जाता है, अगर बिहार में इस तरह की संभावनाएं कर दी जाए, प्रसंस्करण उद्योग, और उसको सही ढंग से पैकेजिंग किया जाए, सरकार को उसमें कुछ हेल्प, सरकार द्वारा हेल्प किया जाए, तो क्या करेगा, बिहार भी अपने कृषि आधारित उद्योग के माध्यम से ही सबकी क्रय शक्ति को बढ़ा सकता है। लीची उद्योग, मुजफ्फरपुर और नियर बाई एरिया जो है उसके जिला, वो सब में लीची उद्योग बहुत बड़े स्तर पर होता है। तो अगर इन सारे सेक्टर में अगर हम लीची उद्योग में देखते होंगे, लीची का जूस बन के आ जाता है, अब कई तरह का इसका प्रसंस्करण होगा तो कई तरह के कार्य हो सकते हैं। तो हम कृषि आधारित उद्योग के आधार पर क्या कर सकते हैं, हम बिहार को मजबूत कर सकते हैं। अभी हमारे आप देख रहे होंगे कि साउथ बिहार में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है गया वाला एरिया में, तो अब ये बनाया जा रहा है, तो आप समझिए संभावना जब है तभी तो सरकार द्वारा घोषणा किया जा रहा है। तो अब ज़रूरत है क्या कि जिस रफ्तार से निवेश किया जा रहा है सरकार द्वारा, उसी रफ्तार से कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सही ढंग से सुचारू रूप से बढ़ाया जाए। अब सरकार द्वारा कुछ ऐसा है जो बहुत पहले ही चलाया जा रहा है, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। अब देखिए इसी को बिप बोलते हैं, पॉलिसी है। अब उद्योग, अब इसमें क्या होता है, इसके तहत उद्योग की पूंजी में अनुदान दिया जाएगा। अब पूंजी जो ले रहे उसमें कई सारा अनुदान देगा, जैसे ब्याज अनुदान, टैक्स में छूट दिया जाएगा। अब नया उद्योग जो लगाएगा उसको 10 वर्ष तक क्या है, बिजली बिल जो है कहेगा ठीक है इसमें हम छूट दे देंगे। छूट मतलब क्या है कि हो सकता है पूरी तरह जीरो कर दे या कुछ सब्सिडी दे दे, ऐसा व्यवस्था है। SC ST और महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन है, वो क्या क्या है देख लीजिए। उसके पहले बियाडा देख लीजिए, बियाडा कुछ कुछ काम करता है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना उसको विकास के लिए कैसे करे, भूमि आवंटन करेगा, निवेश को कैसे करना है उसको प्रोत्साहन करेगा, स्थानीय उद्यमियों को स्वरोजगार कैसे देना है, अगर कोई आता है तो उसको सारे सुविधाओं के लिए सारा व्यवस्था ये करवाता है कि आप करिए स्वरोजगार, हम आपके लिए हैं। स्टार्टअप योजना जो 2017 में आया था, 2022 में इसको अपडेट किया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसमें कहा गया कि आप आइए रोजगार करिए, आपको 10 लाख रुपया देंगे लोन, 10 लाख रुपया लोन, आप सही से काम करिए, आपको 5 लाख छूट दे देंगे हम, लेकिन कुछ 5 लाख रुपये हम ब्याज लेंगे। लेकिन अगर आप महिला हैं, महिला उद्यमी योजना, आपसे हम ब्याज भी नहीं लेंगे, 5 लाख छूट और 5 लाख रुपया का आपको बस रिटर्न करना है, कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब इसमें क्या है, वही 10 लाख में 50% राशि अनुदान है। अब इतना तरह का सरकार, अब बिहार सरकार क्या कर रहा है, व्यवस्थाएं कर रहा है। तो इसमें समझना क्या है, आपको समझना ये है कि सरकार ने चुनौतियां तो बता दिया कि बिहार की संभावना चुनौतियां ये है, पिछड़ेपन का कारण गरीबी, जातीय व्यवस्था, औद्योगिक कमी, कई सारी चीज़ों को हमने जुड़ा दिया। कुछ संभावना था वो भी हमने दिखाया। अब क्या है, क्लस्टर के विकास के माध्यम से एक छोटे उद्योग के समूह बनाकर वित्तीय और तकनीकी सफलता दिया जाए। मतलब कहने वाला है क्लस्टर एक बनाया जाए, तो वहाँ पर क्या क्या हो सकता है, इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, जैसे सहकारी समिति बनता है उसी तरह से क्लस्टर के माध्यम से अब क्या हो रहा है, एक छोटे उद्योग का समूह का निर्माण किया जाए। उसमें क्या हो, टेक्निकल हेल्प जो हो सकता है वो करिए, फिनेंशियल हेल्प करना है वो करिए, और करके इनको क्या करिए, बढ़ावा दीजिए। चाहे टेक्सटाइल सेक्टर में आप गया जाइए, भागलपुर जाइए, वहाँ पर आपको क्या है, टेक्सटाइल में काम होता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हैंडलूम यूनिट, तो बहुत सारा काम किया जा रहा है, आप इसमें काम किया जा सकता है। बिहार में कपड़ा उद्योग प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है, आपको पता ही है कि मधुबनी पेंटिंग या भागलपुर सिल्क साड़ी ये सब उसी समय से है। मध्य में हस्तकरघा उद्योग की प्रधान भूमिका, ये जानते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार है कृषि के बाद, ये जान लीजिए।
और इसका मुख्य केंद्र कौन सा? भागलपुर, जहाँ रेशम का शहर बोलते हैं। बांका, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद आदि इस सेक्टर में क्या हो रहा है? इन सब हस्तकरघा उद्योग में क्या हो रहा है? लोगों को रोजगार मिल रहा है। ठीक है, रेशम की साड़ियों को, भागलपुर की रेशम की साड़ी या मधुबनी पेंटिंग की साड़ियाँ हमने पीछे बताया है कि बाजार में बड़ा मांग है, लेकिन मांग इतना नहीं है कि हर लोग जान रहा है। इसका अगर सही तरीके से प्रचार किया जाए, इसको गवर्नमेंट प्रचार करवाए, गवर्नमेंट अगर इसमें थोड़ा हेल्प करे और इसके लिए ऐड सरकार अगर करना शुरू करे, तो क्या होगा कि इन वस्तुओं की डिमांड अब देश के स्तर पर न सही, देश के स्तर पर ही नहीं, विदेशों में भी होगा। इसका कारण क्या है? आज ई कॉमर्स की दुनिया है। अगर हम ई कॉमर्स से इनको जोड़ दें, सरकार इसमें सहयोग करे प्रचार के माध्यम से, तो इन वस्तुओं को डिमांड बढ़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार इस सेक्टर में बढ़ेगा। लीची उत्पादन में शीर्ष है। अब हमने बताया ये प्रसंस्करण उद्योग लगाइए, लगा कर किसानों का दोगुना करिए। बजट 25-26 में बोला गया मखाना बोर्ड हम स्थापित करेंगे। 80% मखाना उत्पादन करता है बिहार पूरे भारत में। अब ये वाला जोरिया, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। अब देखिए इसमें शॉर्ट नोट अगर पूछ देगा मखाना बोर्ड के बारे में, तो अब क्या करेगा? बिहार का तुरंत से मैप बनाइए, मैप बनाइए। अब दिखा दीजिए। अब भाई ये गंगा है, गंगा के बाद दरभंगा लगाइए। ये सब जो छोटा, ये सब जो एरिया है, दरभंगा लगाइए, समस्तीपुर लगाइए, पूर्णिया लगाइए, ये सब सेक्टर को दिखा दीजिए कि ये जो है मखाना बोर्ड वाला, यहाँ पर मखाना उत्पादन ज़्यादा होता है। और मखाना की खेती कैसा होता है, एक बार देख लीजिए, देख लीजिए। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये सब मखाना वाला है। मखाना ऐसी थोड़ी होता है, तालाब में होता है, फिर इसमें कई प्रोसेसिंग होता है। तो आज कहीं ना कहीं अभी प्रोसेसिंग यूनिट कई सारा लगाया जा रहा है और नौजवानों द्वारा लगाया जा रहा है। सबसे अच्छी बात है सरकार ने जो कई व्यवस्थाएं की है रोजगार के लिए, उसमें ये काम कर रहा है और अब रोजगार धीरे से बढ़ रहा है। तो मखाना बोर्ड पर थोड़ा सा शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इस पर काम कर लेना है। ऐसे मैं छोटा सा नोट लेके आऊँगा। इसके लिए मैंने बोला है कि शॉर्ट नोट का लेके आऊँगा, कम से कम 2-3 घंटे का क्लास एक साथ, सबका शॉर्ट नोट पर छोटा छोटा काम कर लेंगे। ये तो हो गया मखाना बोर्ड का। दूसरी ओर अब ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या है, पूर्णिया कटिहार जैसा जिला है। अब पूर्णिया कटिहार जो है, यहाँ पर जूट का सबसे ज़्यादा उद्योग है। जूट होगा तो क्या होगा? जूट के लिए क्या हो? वित्तीय मदद हो और टेक्निकल सपोर्ट हो, तो नया नया चीज़ें बनाया जाए। आजकल देख रहे होंगे झोला बन रहा है, बहुत सारा चीज़ ऐसा जूट का ही बनाया जा रहा है, जो आने वाले समय में जो इको फ्रेंडली भी है। जो हम प्लास्टिक का झोला वगैरह यूज करते थे, वो इको फ्रेंडली है नहीं। अगर हम जूट का प्रयोग करेंगे और इसको सही ढंग से पैकेजिंग होगा, सही ढंग से डिजाइन होगा, तो इसका भी डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, अब जूट से उत्पाद तैयार वस्तु के अंदर, देश के अंदर और देश के बाहर भेजा जा सकता है। अब दक्षिण बिहार में जाएंगे तो खनिज, अवरक, यूरेनियम, पायराइट, चूना पत्थर, हम पिछला वीडियो में हमने खनिज पर बनाया है वीडियो, तो उसको आप देखिए तो समझ में आएगा। तो ये सब क्या, इस क्षेत्र का अगर सतत खनन किया जाए, मैं खनन की बात नहीं कर रहा है, ऐसा खनन जो इको फ्रेंडली हो, हम टेक्निकल सपोर्ट लेकर बनाएं, तो ऐसा खनन करना है। इससे क्या होगा? सरकार का राजस्व बढ़ेगा, तो पूंजीगत निवेश ज़्यादा बढ़ेगा और इससे क्या होगा कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार जो आज बदलते युग में सबसे तेजी से पर्यटन उद्योग उभर रहा है। हमने पीछे जो बात किया उसी का थोड़ा थोड़ा मैंने डिटेल दिया है, बस मैं जो बोला हूँ वो ध्यान रखिएगा। वही पटना, वैशाली, राजगीर, सीतामढ़ी, रोहतास और नालंदा, पावापुरी, पटना, जो ये सब सारे जगह हैं, ये सारे क्या हैं? बिहार में एक तरह से पूरे पर्यटन का एक बहुत ही बड़ा नींव है। अगर इसको सही से जोड़ दिया जाए, इसको एक गलियारा टाइप का बना दिया जाए, टूरिज्म कॉरिडोर टाइप, तो आराम से बिहार की एक अच्छा व्यवस्था हम दे सकते हैं। लोगों की क्रय शक्ति को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो हमको कनेक्टिविटी एक अच्छा देना पड़ेगा, ताकि पर्यटन अच्छे से बिहार में डेवलप हो सके। इसको हमने बताया था कि प्रचार करिए। मैंने प्रचार देखा है दिल्ली में कई जगह पर होर्डिंग लगा हुआ बिहार सरकार का, ब्लिसफुल बिहार टूरिज्म। तो ये अच्छा चीज़ है, इस तरह का प्रचार करना चाहिए, लेकिन बहुत ही छोटे स्तर पर किया जा रहा है। इसको भी और करने की ज़रूरत है। किसी भी राष्ट्र या राज्य के उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या होती है? वहाँ का उद्योग। उद्योग को स्थापित करने के लिए मूलतः कुछ चीज़ों की जरूरत होती है और जो होना जरूरी है। वो क्या क्या जरूरत है? अगर आप पूंजी लगाना, उद्योग लगाना चाहते हैं, तो आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, एक होता है पूंजी की, एक होता है श्रम का, एक होता है कच्चा माल का, एक होता है बाजार का, एक है भूमि का। पूंजी 2 जगह आ गया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, भूमि, बाजार, श्रम, कच्चा माल, ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके बिना ना भूमि होगी, ना भूमि अगर नहीं होगी
तो पूंजी कोई काम का नहीं है। अगर पूंजी आपने लगा दिया तो श्रम चाहिए होगा। अगर श्रम अगर आपको सस्ता महंगा मिलेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन बिहार में श्रम भी सस्ता है, ये मिल गया। तो एक इसको बाजार चाहिए, और बाजार चाहिए तो इसको दो तरह का बाजार चाहिए। अगर उस राज्य के अंदर भी वस्तुओं का डिमांड हो, राज्य के बाहर भी वस्तुओं का डिमांड हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक बाजार चाहिए और एक कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी के लिए इसको परिवहन चाहिए। परिवहन अगर अच्छा है तो इसको सड़क अच्छा चाहिए। अगर रोज आपने ट्रेवलिंग दे दी कि हाँ ठीक है परिवहन व्यवस्था हम देंगे, लेकिन रोड दीजिए अच्छा, कनेक्टिविटी अच्छा दीजिए, ताकि जो वस्तु जा रहा है वो खराब ना हो। संचार, विद्युत हो, जल हो, बहुत सारा ऐसा उद्यम है जिसमें जल की जरूरत है, विद्युत के बिना दोनों का काम ही नहीं चलेगा। अब तो आज का जो भी चल रहा है वो तो बिना इलेक्ट्रिसिटी का चल भी नहीं पाएगा। तो मूलभूत इन सारी चीज़ों को अगर उद्योग को मिल जाता है तो एक उद्योग को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। अगर ये नहीं है तो सुचारू रूप से चलने में क्या होगी, दिक्कतें होंगी। ठीक है, अब देखिए, अब सारा कुछ आपने कहानी देख लिया है, तो अब इसके पास क्या है, हम करेंगे उपरोक्त लिखित चीज़ों। बिहार के पास क्या उपलब्ध है, सस्ता श्रम भी है, भूमि है, अब बिहार कृषि आधारित कच्चा माल भी दे देता है, एक बड़ा बाजार भी है। हमने बोला ना क्रय शक्ति अभी कम है। अगर बड़ा बाजार रहेगा, अगर वहाँ पर रोजगार मिलेगा तो क्रय शक्ति अपने आप बढ़ेगा। रोजगार बढ़ने से इनका क्रय शक्ति भी बढ़ेगा और फिर बाजार उभरेगा। विद्युत और परिवहन की सुविधा लगातार बिहार में बढ़ रहा है। सीमेंट उद्योग के लिए जल, बिजली, भूमि की आवश्यकता होती है। सासाराम कैमूर वाले क्षेत्र में क्या हो रहा है, जल की कमी नहीं है। उपरोक्त रूप से आप समग्रता आप कह सकते हैं बिहार में, यह सच है कि बिहार अभी भी पिछड़ा राज्य की श्रेणी में है, लेकिन बिहार में जो संभावनाएं हैं अभी भी बनी हुई है, और सरकार इन संभावनाओं को लगातार सतत रूप से दोहन कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों के पास मिल सके। और इस रोजगार को दिलाने के लिए सरकार विभिन्न तरह की स्कीम जो आपने पीछे बताया है लाकर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, ताकि बिहार उज्जवल भविष्य के रूप में आने वाले समय में विकसित हो सके। अभी भी विकास बिहार की जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट अगर राज्यों में देखा जाए तो सबसे बड़े राज्यों की श्रेणियों में बिहार का जो विकास दर है, जीडीपी है, सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों को अगर आप शामिल कर लेते हैं तो आप एक तरह से एक क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं। तो हमने इसमें दो क्वेश्चन है, एक उद्योग आधारित पूछेगा तो एक बताना, अगर समग्र रूप से पूछ दे कि एक पिछड़ापन का कारण क्या है, एक उद्योग का पिछड़ापन, एक समग्र रूप से पिछड़ापन, अगर ये दोनों बातें पूछे तो इन सारी चीज़ों को शामिल करेगा। ये लॉन्ग नोट में ही आएगा। अगर छोटा नोट में आएगा तो इसके खाली मेन पॉइंट को लेकर आपको क्या करना है, बस स्पाइडर मैप बना दीजिए और लिख दीजिए, और थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ, ज़्यादा टाइम नहीं देना इसमें। यही है आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो बड़ा होगा क्योंकि हमने समग्र रूप से इसको शामिल किया है। अच्छा लगा वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।